ये चैप्टर से आज हम लोग को दो चीज सीखनी है। पहला, हाउ टू डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ डिफरेंट पर्सन, कैसे रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन किया जाता है, अलग अलग टाइप के पर्सन का कैसे कैलकुलेशन, कैसे डिटरमिनेशन होता है। और दूसरा, रेसिडेंशियल स्टेटस का पर्सन की टोटल इनकम के कंप्यूटेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। क्या रेसिडेंशियल स्टेटस दूसरा, सपोज किसी पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट हो, उससे उसकी टोटल इनकम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर अगर उसी पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस नॉन रेसिडेंट हो तो उसकी टोटल इनकम कंप्यूटेशन पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये आज हमको समझना है इस चैप्टर के थ्रू से। आगे बढ़ने से पहले कुछ की पॉइंट्स है जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए। पहला, रेसिडेंशियल स्टेटस हर प्रीवियस ईयर के लिए अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लिए रेसिडेंट हो गया तो वो ताउम्र हर प्रीवियस ईयर के लिए वो रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। ऐसा नहीं है। हर साल, हर प्रीवियस ईयर के लिए आपको उसका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना चाहिए। हो सकता है कि प्रीवियस ईयर 2019-20 में वो नॉन रेसिडेंट हो एंड प्रीवियस ईयर 2021 में वो रेसिडेंट हो जाए एंड अगेन 21-22 में वो नॉन रेसिडेंट हो सकता है। ध्यान रहेगा। दूसरी बात, सिंगल स्टेटस फॉर ईच सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि अपने को पता है कि देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम: सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बीपी, सीजी एंड अदर सोर्सेस। और उसमें भी अगर आप दो जगह नौकरी करते हैं तो देयर आर 2 डिफरेंट सोर्सेस, बट हेड उनका एक ही जाता है, सैलरी। अगर आप किसी पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम के लिए उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में अगर रेसिडेंट है तो आप सारे सोर्सेस ऑफ इनकम के लिए आपका रेसिडेंशियल स्टेटस सेम ही रहेगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं बीपी इनकम के लिए नॉन रेसिडेंट हूं और सैलरी के लिए रेसिडेंट हूं। पर्टिकुलर एक ही साल के एक ही प्रीवियस ईयर में अलग अलग हेड या अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम वाइज रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेशन नहीं होता। उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में आपका रेसिडेंशियल स्टेटस फ्रीज हो गया, उसके बाद में उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में आपकी जो भी सोर्सेस से इनकम आएगी उसके लिए आपका रेसिडेंशियल स्टेटस वही रहेगा। ऐसा कभी नहीं होता कि हम सैलरी हेड के लिए रेसिडेंट है, बिजनेस हेड के लिए नॉन रेसिडेंट है, ऐसा नहीं होगा। इफ यू आर रेसिडेंट फॉर सैलरी इनकम देन यू आर रेसिडेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ इनकम अर्नड ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर। ध्यान रहेगा। तीसरी बात, इम्पैक्ट ऑफ सिटीजनशिप। हमारा इनकम टैक्स लॉ सिटीजनशिप को ज्यादा तवज्जो नहीं देता है, वो रेसिडेंशियल स्टेटस को ज्यादा इंपोर्टेंस देता है। चौथी बात, कंट्री स्पेसिफिक। ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में किसी दो कंट्री का रेसिडेंट हो सकता है। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ जी, ऐसा हो सकता है। सपोज हमारे इंडिया में कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया फुलफिल करने से हम लोग बोलते हैं कि आप हमारे इंडिया के रेसिडेंट इन इंडिया माने जाएंगे। से अगर आप इंडिया में 100 दिन रहेंगे, से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज आप इंडिया में एक्स नंबर ऑफ डेज प्रीवियस ईयर रहेंगे तो आप इंडिया के रेसिडेंट उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लिए मान लिए जाएंगे। सेम ऐसी क्राइटेरिया पाकिस्तान के लिए भी हो सकती है। हो सकता है दोनों का मिला के 365 दिन नहीं बनता हो। मान लीजिए 100 दिन इधर, 100 दिन पाकिस्तान भी बोलता है हमारे इधर 100 दिन रहिए, हम आपको रेसिडेंट इन पाकिस्तान माने जाएंगे। हमारा इंडिया बोलता है से 100 दिन आप इधर रहिए तो हम रेसिडेंट इन इंडिया माने। तो एक आदमी एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में दोनों देश का रेसिडेंशियल स्टेटस का क्राइटेरिया फुलफिल कर सकता है। आई बात समझ में? ऐसा नहीं है कि आप अगर रेसिडेंट इन इंडिया मान लिए जाएंगे इसका मतलब ये नहीं है कि आप नॉन रेसिडेंट फॉर ऑल अदर कंट्रीज बन जाएंगे। ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है कि आप एक ही प्रीवियस ईयर में दो अलग अलग देश या 3 अलग अलग देशों में रेसिडेंट इन इंडिया माने जाएंगे, 3 या एनी नंबर्स। ध्यान रहेगा। 4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। डिफरेंट फॉर ईच प्रीवियस ईयर, सिंगल स्टेटस फॉर ईच सोर्स ऑफ इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, सिटीजनशिप का कोई विशेष महत्व हमको है नहीं, कंट्री स्पेसिफिक होती है, कंट्री के जो इनकम टैक्स लॉ है उसकी रिक्वायरमेंट अगर आप फुलफिल करते हो तो आप रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री माने जाओगे, अगर नहीं करते हो तो नहीं माने जाओगे। आगे बढ़े।
अब हम लोग आते हैं मेन अपने पहला पॉइंट पे, पहले ऑब्जेक्ट्स पे। डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, पहले हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं इंडिविजुअल के। हमको पता है कि पर्सन हम लोग जानते हैं, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म वगैरह वगैरह। सबसे पहले हम लोग डिटरमाइन करेंगे इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन होता है। ये जो डिटर्मिनेशन का जो मेथड दिया, तरीका जो दिया हुआ है, ये लाइन जो लिखी हुई है वो सेक्शन 6 में लिखा हुआ है, उसका सबसेक्शन 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने का सेक्शन है इंडिविजुअल का। वो सेक्शन बोलता है कि इंडिविजुअल या तो रेसिडेंट इन इंडिया होगा या फिर नॉन रेसिडेंट इन इंडिया होगा। एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में एक इंडिविजुअल या तो रेसिडेंट होगा या फिर नॉन रेसिडेंट इन इंडिया होगा। बोलता है रेसिडेंट किसको बोलते हैं? बोलते हैं कि अगर कुछ गिवन कंडीशंस में से कुछ कंडीशंस फुलफिल कर दे तो हम लोग उसको रेसिडेंट बोलेंगे, अगर नहीं करता है तो नॉन रेसिडेंट बोलेंगे। अगर दूसरे शब्दों में बोले, जो पर्सन रेसिडेंट नहीं है उसको नॉन रेसिडेंट बोलेंगे। यानी कि हमको समझना है रेसिडेंट किसको बोलते हैं। रेसिडेंट इन इंडिया एक इंडिविजुअल को तभी बोला जाएगा जो सेक्शन 6(1) की इन दो कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करेगा। सेक्शन 6(1) में दो कंडीशंस दी हुई है, इन दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर वो इंडिविजुअल फुलफिल कर रहा है तो उस इंडिविजुअल को उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लिए हम लोग रेसिडेंट इन इंडिया कहेंगे। ध्यान रहेगा। ये दो कंडीशंस को हम लोग बेसिक कंडीशंस भी कहते हैं। ये दो कंडीशंस को हम लोग बेसिक कंडीशंस भी कहते हैं। सेक्शन 6(1) में दी हुई दो बेसिक कंडीशंस में से आपको एक कंडीशन फुलफिल करनी, कम से कम एक कंडीशन फुलफिल करनी है। सेक्शन 6(1)A एंड सेक्शन 6(1)C(B) पहले थी, वो अब ओमिट हो गई, तो अब 1A और 1C रह गया। पहला क्राइटेरिया, अगर ये इंडिविजुअल इंडिया में 182 दिन या उससे ज्यादा दिन प्रीवियस ईयर के, उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज्यादा दिन इंडिया में अगर मौजूद है, इंडिया में स्टे करता है, तो उसको हम लोग रेसिडेंट इन इंडिया कहेंगे। पहला क्राइटेरिया बहुत सिंपल क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है? अगर कोई इंडिविजुअल पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में स्टे करता है तो उस पर्सन को, उस इंडिविजुअल को हम रेसिडेंट इन इंडिया कहेंगे। ध्यान रहेगा। सर स्टे मतलब? सर स्टे मतलब रहना, फिजिकली आपको मौजूद रहना है। किसी भी हालात में रह रहे हो, हमको कोई मतलब नहीं है किसी भी हालात में। मतलब सर हम लोग फ्लाइट से ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका जा रहे थे वाया इंडिया, ड्यू टू सम स्ट्रेस, ड्यू टू सम वेदर, इंडिया में एक बार इमरजेंसी लैंडिंग की गई एंड उस वजह से हम लोग 10 दिन एक होटल में हम लोग को स्टे करवा दिया गया। सर क्या ये 10 दिन भी काउंट होगा क्या? हाँ जी, ये 10 दिन भी काउंट। आप किसी भी सिनेरियो में अगर इंडिया में स्टे कर रहे हो, स्टे लिखा है, रिसाइड नहीं लिखा है। बी केयरफुल, रिसाइड और स्टे में डिफरेंट होता है। रिसाइड मतलब आप अच्छे से रहना, यहाँ पे अच्छे से रहना या बुरे से रहने का कोई मतलब नहीं है, आपका फिजिकली यहाँ रहना है। अगर आप स्टे किए हो then it will be considered as your stay and numbers of days counting आपका चालू रहेगा। सर एक ही सिटी में कंटिन्यूअस स्टे 182 डेज होना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। ऑल टुगेदर इंडिया में जो साल होता है 365 या 366 दिन का, उसमें से 182 दिन चाहे लगातार चाहे पार्ट पार्ट में इंडिया में आपको स्टे होना चाहिए। एक ही सिटी में हो या अलग अलग सिटी में हो या बार बार पार्ट पार्ट में हो, 10 दिन आए फिर चले गए, फिर 20 दिन आए फिर चले गए अगर ऑल टुगेदर पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज्यादा दिन आपका इंडिया में स्टे होता है, देन यू विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इन इंडिया। ध्यान रहेगा।
Stay at same place in India is not necessary. Continuous stay in India is not necessary. बातचीत की सर। एक और समस्या है। क्या समस्या है? ये कुछ देखा देखा सा है सर। ये साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया का मैप है, लगभग मान लीजिए। क्या ऐसा आपको लगता है क्या कि सपोज ये हम पूरी बीच पर खड़ा है, समंदर के अंदर पैर रखा, तो हम ये कह रहे हैं कि हम आउट ऑफ इंडिया चला गया। हमने समंदर के अंदर नहाने के लिए पहला पैर रखा, दोनों पैर ले गए, क्या उतने में ही हमारा इंडिया खत्म हो गया? क्या बॉर्डर आ गया क्या? जी नहीं, ये गलती मत करना। बोलता है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स तक दिस इज टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। यानी कि आप यहां से 12 नॉटिकल माइल्स, एक नॉटिकल माइल्स करीब 1.8 किलोमीटर का होता है। आप 12 नॉटिकल माइल्स अगर सी साइड में अंदर जाते हो, तब तक आप टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में मौजूद है, यानी कि आप इंडिया में ही रह रहे हो। यानी कि अगर आप सपोज इंडिया के टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में आपका शिप खड़ा है और सपोज 200 दिन खड़ा रह गया, खराब हो गया है किसी भी रीजन से, या आपका जॉब ही वैसा है, क्या आपका स्टे काउंट होगा? यस, अगर आप टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में भी है तब भी आपका स्टे काउंट होगा फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। सर एक और क्वेश्चन है मेरे दिमाग में सर, यहाँ पे प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज्यादा दिन रहने का क्राइटेरिया है। ये रेगुलर प्रीवियस ईयर के लिए है और लीप ईयर के लिए क्या 183 दिन हो जाएगा क्या? क्योंकि लीप ईयर में एक दिन ज्यादा होता है। नहीं, चाहे लीप ईयर हो चाहे नॉर्मल रेगुलर ईयर हो, यहाँ पे क्राइटेरिया फिक्स है 182 डेज और मोर। ऐसा नहीं कि लीप ईयर होने से 183 डेज कर देना, ध्यान रहेगा। आगे बढ़े। दूसरा क्राइटेरिया मैंने कहा था ना, सेक्शन 6(1) में दी हुई 2 क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हो तो आप उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लिए वो बंदा, वो इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया मान लिया जाएगा। पहला क्राइटेरिया हमको क्लियर है, 182 दिन इंडिया में अगर वो मौजूद है ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर, देन ही विल बी टर्म्ड एज रेसिडेंट इन इंडिया। सर 182 दिन मौजूद है, पता कैसे चलेगा? इन जनरल मैं आपको बता देता हूँ, पासपोर्ट पे स्टाम्प लगती है। जब आप आते हो जाते हो तो पासपोर्ट पे स्टाम्प लगता है, अकॉर्डिंगली दिन गिन लेना। सर आना जाना दोनों दिन मतलब काउंटिंग हो, आना जाना दोनों दिन काउंट होगा। दूसरा क्राइटेरिया सेक्शन 6(1)(c), अगर आप पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में 60 दिन इंडिया में रहिए, 60 दिन इंडिया में स्टे कर रहे हो, 60 या उससे ज्यादा दिन इंडिया में स्टे कर रहे हो, प्लस पिछले 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में सॉरी पिछले 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में ऑल टुगेदर आप 365 दिन इंडिया में मौजूद रहे हो, कम से कम 365 या उससे ज्यादा, तो हम मानेंगे कि आप रेसिडेंट इन इंडिया है। सर समझ में नहीं आया, 4 साल 1 साल। अगर हम बातचीत करें प्रीवियस ईयर 2021 की, अगर आप प्रीवियस ईयर 2021 में इंडिया में सिर्फ 60 दिन या उससे ज्यादा दिन रहे पर 182 दिन नहीं रह पाए, 182 दिन रहते तो दूसरी क्राइटेरिया चेक करने की दरकार ही नहीं थी, पहली क्राइटेरिया से आपका काम हो जाता, आप रेसिडेंट इन इंडिया मान लिए जाते। मान लीजिए आप 182 दिन नहीं रहे पर 60 दिन से ज्यादा रहे, तो आपका एक्ट बोलता है, तो आपका लॉ बोलता है पहले चेक कीजिए प्रीवियस ईयर 2021 में कितना दिन ये बंदा इंडिया में रहा। सर से 65 दिन, पहला पार्ट सेकंड क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो गया। दूसरा पार्ट ये है पिछले 4 साल, पिछले 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, अगर 20-21 की बातचीत करें तो ये तो हो गया करंट, इसके पिछले 4 साल 19-20, 18-19, 17-18 और 16-17, इन 4 सालों में मिलाकर वो इंडिया में कितना दिन रहा ये और बता दो। इन 4 सालों में सर ये मिलाकर 400 दिन इंडिया में रहा। इस साल में 100 दिन रहा, इस साल 150 दिन रहा, इस साल 50 दिन रहा, इस साल 100 दिन रहा। जैसे आप इस साल का बताए हो 65 दिन, वैसे पिछले 4 साल का और बता दीजिए। अगर ये सम
365 या उससे ज्यादा हो जाता है, ये दोनों पार्ट अगर फुलफिल हो जाता है तो हम लोग मानेंगे कि आप रेसिडेंट इन इंडिया है। भले ही आप 182 दिन या उससे ज्यादा रहे या नहीं रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई मेरी बात? दो में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल करनी है। पहली क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, 182 दिन या उससे ज्यादा आप अगर इंडिया में मौजूद है तो आप उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लिए रेसिडेंट मान लिए जाओगे। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में 60 या उससे ज्यादा दिन प्लस पिछले 4 सालों में 365 या उससे ज्यादा दिन अगर आप इंडिया में मौजूद है तो हम लोग आपको रेसिडेंट इन इंडिया फॉर दिस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर 2021 के लिए हम आपको रेसिडेंट इन इंडिया कहेंगे। क्लियर है? सर इस साल मेरा 55 दिन है लेकिन पिछले सालों में हम 450 दिन रहा है। नहीं, ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुई, इसका पहला हाफ फुलफिल नहीं हुआ। सर इस साल हम 65 दिन है पर पिछले 4 सालों में 355 दिन है, नहीं हुआ। ध्यान रहेगा, ये जो सेकंड क्राइटेरिया है उसमें दो पार्ट है, दोनों पार्ट साइमल्टेनियसली फुलफिल होगा तभी आप रेसिडेंट माने जाओगे। ध्यान रहेगा। और इन दोनों के बीच में क्राइटेरिया 1 और 2 में से कोई एक फुलफिल करना। क्राइटेरिया 1 इज वेरी सिंपल, क्राइटेरिया 2 के दो पार्ट है, दोनों पार्ट अगर फुलफिल होते हैं तब मानते हैं कि क्राइटेरिया 2 फुलफिल हुई है। कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। सैम came to India first time during the previous year 2021। 2021 में एक बंदा पहली दफा इंडिया आ रहा है। During the previous year he stayed in India for 50 दिन रहा। सर ये पहली बार इंडिया आ रहा है, सिर्फ 50 दिन रहा है, ये रेसिडेंट इन इंडिया नहीं होगा। ध्यान रहेगा, क्योंकि ना ये 182 दिन वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा, ना 60 + 360 वाला 365 डेज वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। सर ये 183 दिन इंडिया में था। सर सोचना ही नहीं है, सेक्शन 61A पहला क्राइटेरिया बेसिक कंडीशन का 2 में से एक कंडीशन फुलफिल कर दिया है, ही इज अ रेसिडेंट इन इंडिया फॉर द पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर 2021। सर 153 डेज इंडिया में रहा। सर 182 डेज वाला क्राइटेरिया तो फुलफिल नहीं कर रहा है। दूसरा क्राइटेरिया चेक करते हैं। सर 60 दिन से ज्यादा, हाँ 60 दिन से ज्यादा रहा, लेकिन पिछले 4 साल में कितना दिन रहा? सर 0, क्योंकि पहली दफा इंडिया आया है। अगर पहली दफा ही इंडिया 2021 में यानी पिछले 4 साल में ये 0 दिन इंडिया में रहा है, क्राइटेरिया 2 भी ये फेल कर गया, यानी कि ये बंदा नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। आगे बढ़े। एक और एग्जांपल है, एंडी ए ब्रिटिश नेशनल comes to India for the first time during previous year 2016-17। During the financial year 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 21, he was in India for 55 दिन, 60 दिन, 80 दिन, 160 दिन and 70 days respectively. Determine his residential status for AY 21-22। यानी कि इस प्रीवियस ईयर में वो कितना दिन इंडिया में रहा? 2021 में 70 दिन इंडिया में रहा है। 182 डेज वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है क्या? नहीं सर, नहीं कर रहा है। तो पहला क्राइटेरिया तो फेल हो गया, हमको सेकंड क्राइटेरिया चेक करना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया बोलता 60 दिन से ज्यादा उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में रहा है क्या? हाँ जी सर रहा है, 60 की जगह 70 दिन रहा है। वेरी गुड। अब बोलो पिछले 4 साल में कितना दिन रहा है? आप जोड़ लो भैया, 55, 60, 80 और 160 को जोड़ लीजिए, कितना आता है? अगर ये 365 से ज्यादा आता है तो ये रेसिडेंट इन इंडिया है। नहीं आता है, नहीं है सर, 355 ही आता है। इन चारों को जोड़ता है तो 355 डेज ही आता है। सर वो पिछले पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में 60 डेज से ज्यादा जरूर रहा, पर पिछले 4 सालों में 365 या उससे ज्यादा दिन ये इंडिया में नहीं रह पाया। हैंस इसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होना चाहिए? नॉन रेसिडेंट। ठीक है, मैं ये थ्योरी पढ़ नहीं रहा। एक्सेप्शंस, ऐसा कोई लॉ ही नहीं बनता जहां एक्सेप्शंस नहीं है। सेम रेसिडेंशियल स्टेटस में भी एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन सेक्शन 61C से रिलेटेड है। सेक्शन 61A यानी 182 दिन प्लस के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो एकदम क्राइटेरिया नीट एंड क्लीन है, गंगा की तरह पवित्र है। सेक्शन 61C में 3 एक्सेप्शन डाला है। पहला 2 एक्सेप्शन में बोलता है कि इन 2 सिचुएशंस में
इन दो सिचुएशंस में सेक्शन 61C एप्लीकेबल ही नहीं है। यानी कि इन दो सिचुएशन में अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसको 182 दिन वाली क्राइटेरिया फुलफिल करनी है रेसिडेंट बनने के लिए। सेक्शन 61C उसके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, यानी कि 60 + 365 डेज वाली क्राइटेरिया जो है वो उसके लिए कोई काम की नहीं है। कौन सी सिचुएशन है? अगर कोई इंडियन सिटीजन, ध्यान रखना क्राइटेरिया अगर एक्सेप्शन है तो हर पार्ट फुलफिल होना चाहिए। इंडियन सिटीजन living India during the particular previous year for employment purpose। अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया को छोड़ के इस प्रीवियस ईयर में जा रहा है, किस लिए जा रहा है? एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहा है, तो सेक्शन 61C एप्लीकेबल नहीं है। इस टाइप के बंदे को आप रेसिडेंट तभी कहोगे जब पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में वो 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में स्टे किया हो। आई बात समझ में? वेरी सिंपल। क्या क्राइटेरिया है? इंडियन सिटीजन होना चाहिए जो कि इंडिया छोड़ के जा रहा है। क्यों छोड़ के जा रहा है बाहर? एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहा है। सर एम्प्लॉयमेंट पर्पस का मतलब? सर हम यहाँ पे बिजनेस करता है, मान लीजिए कि मेरा कोलकाता में बिजनेस है और एक दुबई में एक मीटिंग थी, मैं उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए इंडिया से बाहर गया। वो बिजनेस से रिलेटेड, जो मेरा कोलकाता में बिजनेस है उसी से रिलेटेड मेरी एक मीटिंग थी क्लाइंट से मिलने के लिए। मैं दुबई गया, वहां तो इंसिडेंटली ज्यादा दिन स्टे हो गया, तो क्या ये 60 + 365 डेज वाला क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं होगा? नहीं सर, ये होगा। ये एम्प्लॉयमेंट पर्पस जो मेरा इंडिया में है उसके लिए हम जा रहे हैं। मेरा एम्प्लॉयमेंट पर्पस आउट ऑफ इंडिया नहीं है। मेरा एम्प्लॉयमेंट पर्पस जो इंडिया है, इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट है उसी के इंसिडेंटली में जा रहा हूं, तो वो यहाँ पे ये एक्सेप्शन में कवर नहीं है। एक्सेप्शन में तब कवर हो रहा है, मेरे को दुबई में नया जॉब मिल गया, मैं इंडिया में अपना बोरिया बिस्तर पैक करके दुबई जा रहा हूँ, ये मेरा इस एक्सेप्शन में कवर हो रहा है। ध्यान रहेंगे। दूसरा, एक इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के जा रहा है एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप। इंडियन शिप का स्टाफ मेंबर बन के वो अगर इंडिया से बाहर जा रहा हो, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, देन उसके लिए 182 डेज की क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगी। 60 + 365 वाली क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं होगी। तीसरा थोड़ा चेंज हुआ क्राइटेरिया है। पहले मैं सिंपल जो है उसको बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद में इसमें जो चेंजेस है उसकी बात में बातचीत करते हैं। एन इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसको बोलते हैं? इंडियन सिटीजन तो समझ में आ रहा है, जिसके पास इंडिया की सिटीजनशिप है वो इंडियन सिटीजन है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसको बोलते हैं सर? बोलता पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हम लोग उस बंदे को बोलते हैं जो वो खुद या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, चाहे मैटरनल या पैटर्नल, चाहे वो खुद, उसके पेरेंट्स यानी मम्मी पापा या उसके नाना नानी या दादा दादी, इनमें से कोई भी बंदा अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म लिया हो तो उस बंदे को हम लोग पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं। सर अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब क्या? सर आजादी से पहले वाली बातचीत करो, 1947 से पहले जो भारत का मैप था उसमें किसी, पाकिस्तान का भी पार्ट हमारा ही पार्ट होता था, उनमें अगर किसी ने जन्म लिया हो तो उस पर्सन को हम लोग पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहेंगे। ध्यान रहेगा। इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि नॉर्मली रेसाइड्स आउटसाइड इंडिया, जनरली वो बाहर ही रहता है, इंडिया के बाहर ही रहता है, कम्स ऑन ए विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इंडिया में वो आया, विजिट पर्पस के लिए आया। मान लीजिए मिस्टर एलन मित्तल पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जनरली वो बाहर रहते हैं, जनरली वो लंदन रहते हैं, उनको गांव की मिट्टी की याद आ गई, चले आए विजिट पर्पस के लिए, घूमने आ गए, 1 महीना 2 महीना रह लिए, कोई बात नहीं, अपना ही बंदा है, रहिए, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर इस टाइप का केस होता है तो 60 + 365 वाला डेज का क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं होगा, 182 दिन वाला क्राइटेरिया ही एप्लीकेबल होगा। यानी कि अगर लक्ष्मी निवास मित्तल अपने एग्जांपल में अगर सपोज आ भी गए 60-65 दिन रह भी लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रेसिडेंशियल स्टेटस उनका नॉन रेसिडेंट का ही रहेगा। आई बात समझ में? A person is deemed to be Indian origin if he or either of his parents or grandparents were born in undivided India. Here grandparents may be maternal or paternal. अब जो अभी जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीजन जो बाहर रहते हैं इंडिया में विजिट पर्पस के लिए आते हैं, मैंने कहा था ना उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन इस साल हुआ है, वो मॉडिफिकेशन आप समझ। पहले हमने सिंपल समझ लिया 3 एक्सेप्शंस। पहला एक्सेप्शन इंडियन सिटीजन आउट ऑफ इंडिया जा रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। दूसरा एक्सेप्शन इंडियन सिटीजन बाहर जा रहा है एज ए स्टाफ मेंबर ऑफ इंडियन शिप। तीसरा इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जनरली आउटसाइड इंडिया रहता है, विजिट पर्पस के लिए इंडिया में आता है। क्लियर है? अब ये जो तीसरा जो एक्सेप्शन हम लोग बातचीत किए थे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड इंडियन सिटीजन रिसाइड्स आउटसाइड इंडिया कम्स इंडिया फॉर विजिट पर्पस ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड, उसका जो कुछ चेंजेस आया उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसमें हुआ, यानी एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन। In case of Indian citizen or person of Indian origin comes on a visit to India during the previous year, modified conditions is applicable. सेक्शन 61C का जो क्राइटेरिया है उसको थोड़ा हमने मॉडिफाइड कर दिया। अभी तक तो था वो सेक्शन 61C एप्लीकेबल ही नहीं, अब बोल रहा है कि एप्लीकेबल करेंगे पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ एप्लीकेबल करेंगे। किन सिनेरियो में क्या मॉडिफिकेशन है उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। अगर उस बंदे का, इसका इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो विजिट पर्पस के लिए इंडिया में आ रहा है, अगर उस बंदा का टोटल इनकम, इफ इज टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, फॉरेन सोर्सेस से उसकी जो कमाई हो रही है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो उसकी टोटल इनकम है 15 लाख रुपया से ज्यादा की है ड्यूरिंग द पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर, तब हम लोग 60 दिन की जगह बोलेंगे 120 दिन प्लस 365 दिन का क्राइटेरिया हो जाएगा। जो सेक्शन 61C में 60 + 365 था उसकी जगह हम लोग उसको रीड करेंगे 120 + 365, यानी कि पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में 120 दिन या उससे ज्यादा दिन और पिछले 4 साल, बट 182 से कम, ऑब्वियसली 182 होने से तो आपको ये चेक करना ही नहीं है, सेक्शन 61 नहीं आपको फुलफिल हो जा रहा है, प्लस पिछले 4 सालों में 365 दिन। अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगी तो हम लोग उस बंदे को रेसिडेंट इन इंडिया मान ले जाएंगे। पिछले साल तक उसको मानते ही नहीं थे, सेक्शन 61C एप्लीकेबल ही नहीं होता, अब बोलता है एप्लीकेबल होगा अगर उसकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस 15 लाख रुपया से ज्यादा है उस पर्टिकुलर साल में, तो सेक्शन 61C एप्लीकेबल होगा, लेकिन मॉडिफिकेशन के साथ। मॉडिफिकेशन क्या है? 60 की जगह 120 + 365 की क्राइटेरिया एप्लीकेबल हो जाएगी, ध्यान रहेगा। अगर उसकी टोटल इनकम 15 लाख रुपया से ज्यादा है ही नहीं तो सेक्शन 61C एप्लीकेबल ही नहीं है, ध्यान रहेगा, सेक्शन 61C एप्लीकेबल ही नहीं है, ये सब पढ़ने की दरकार नहीं है, सेक्शन 61C एप्लीकेबल ही नहीं है। क्लियर है? यानी कि अगर जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या इंडियन सिटीजन है, वो बंदा इंडिया में विजिट पर्पस से आता है तो उसकी पहले टोटल इनकम पूछो एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। अगर वो 15 लाख रुपए से ज्यादा की है, अगर वो 15 लाख रुपए से ज्यादा की है तो उसको बोलो कि आप तो दो में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करोगे तो आप रेसिडेंट मान लिए जाओगे। पहला तो एकदम क्लियर है 182 दिन या उससे ज्यादा। दूसरा क्राइटेरिया है कि अगर आप पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में 120 दिन और पिछले 4 सालों में 365 दिन अगर आप रहते हो तो हम आपको रेसिडेंट इन इंडिया मानेंगे। अगर आपकी इनकम 15 लाख से कम है, 15 लाख से ज्यादा नहीं है, उस सिचुएशन में सेक्शन 61C आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, आप तभी रेसिडेंट माने जाओगे जब आपकी क्राइटेरिया नंबर 1 सेक्शन 61A 182 दिन या उससे ज्यादा दिन अगर आप इंडिया में रहोगे तब हम आपको रेसिडेंट मानेंगे। आई बात क्लियर समझ में? आगे बढ़े।
एक नया कंसेप्ट और इन्होंने पैदा किया पिछले साल, यानी इसी साल से, डीम्ड रेसिडेंट, सेक्शन 61A, सेक्शन 61A, ये कि इन्होंने नया कंसेप्ट, नया इंट्रोडक्शन इसी साल से, डीम्ड रेसिडेंट। आप चाहे कुछ भी नंबर ऑफ डेज रहिए, हमको कोई मतलब नहीं, अगर ये कंडीशंस आप फुलफिल कर रहे हो तो हम आपको इंडियन रेसिडेंट ही मानेंगे, रेसिडेंट इन इंडिया ही मानेंगे। क्या क्राइटेरिया सर? ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वेरी सिंपल, सिटीजन होना चाहिए। His total income other than income from foreign sources exceeds rupees 15 lakh during the previous year. ये बात पहले भी हम लोग बातचीत की है। He is not satisfying any of the basic conditions given under section 61, 182 दिन, 60 days plus कोई भी क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं कर रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली क्राइटेरिया है, he is not liable to tax in any other country or territory by reason of his domicile or residence or any other criteria of citizenship. बोल रहा है कि ये सिटीजन ऑफ इंडिया है, 15 लाख से ज्यादा इसकी इनकम है, फॉरेन सोर्सेस की इनकम को छोड़ के, और वो किसी भी देश में अगर टैक्स नहीं दे रहा ड्यू टू एनी रीजन, उस सिचुएशन में हम लोग इससे टैक्स ले लेंगे, इसलिए इसको डीम्ड मान लेंगे कि ये बंदा रेसिडेंट इन इंडिया है। क्लियर है बात, समझ में आई? सर ऐसा कैसे हो सकता है? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप सपोज जापान, सपोज कोई भी कंट्री लीजिए, एक्स कंट्री का क्राइटेरिया है कि अगर आप सपोज 150 दिन इंडिया उस कंट्री में रहेंगे तभी आपको टैक्स देना, नहीं तो नहीं देना। मान लीजिए ऐसा क्राइटेरिया, आप उस कंट्री में 150 दिन नहीं रहे, आपकी इनकम तो हो रही थी। इंडिया में भी आप 182 डेज 60 क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किए हो, अलग अलग कंट्री में आप घूमते रहते हो, आपकी इनकम हुई है, फॉरेन सोर्स के अलावा इंडिया में भी आपने एफडी करके रखा है, उसमें आपकी इनकम हुई है, 15 लाख से ज्यादा हुई है। सिंस आप पहली वाली कंट्री में भी रूल था कि 150 दिन से ज्यादा रहोगे तभी टैक्स देना, नहीं तो मत देना, तो नहीं दे रहे हो। दूसरी कंट्रीज में भी ड्यू टू दिस टाइप ऑफ रूल्स या कोई भी रीजन से आप टैक्स नहीं दे रहे हो, चोरी नहीं कर रहे, ड्यू टू रूल ही ऐसे हैं कि आप टैक्स नेट में उस कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज के टैक्स नेट में आ नहीं रहे हो। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इंडिया बोलता है भैया देख, तुम बंदा तो मेरा ही है, इंडियन सिटीजन है, तुम हमारा है, टैक्स दे। आई बात समझ? टैक्स देना है तो हम आपको रेसिडेंट मान लेंगे, आप चाहे कितना भी दिन इंडिया में रहिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, यू विल बी ट्रीटेड एज ए डीम्ड रेसिडेंट इन इंडिया। आगे बढ़े, एग्जांपल्स। मिस पॉल, an Indian citizen, left India for first time on 1st April 20 for joining job in Tokyo. She came to India on 11th Jan 2021 for 170 days. Determine her residential status for previous year 2021. बता पाओगे? सर मेरे हिसाब से she is a non-resident. क्यों? मैं प्राइमरी फेसी आपको बता दे रहा हूँ। इंडिया में वो कितना दिन रही है, पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में इंडिया में कितना दिन रही है, ईमानदारी से बोलो कितना जन कहा, कितने जन ने दिमाग में आया 171 दिन वो इंडिया में रही है, 170 और अप्रैल का 1 दिन, जितने भी दिमाग में कि 182 दिन से कम हो गया तो वो सेक्शन 61A फुलफिल नहीं कर पा रही है, सी एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर गई है, तो ये नॉन रेसिडेंट हो जाती है। कितने जन के दिमाग में ये आया था कि वो प्रीवियस ईयर में सिंस 171 दिन रही है, इसके लिए ये नॉन रेसिडेंट रहेगी। ईमानदारी से मन में सोचना, जिसके भी दिमाग में ईमानदारी से 171 दिन का कॉन्सेप्ट आया है वो सब गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है?
भाई साहब 170 दिन कब से? 11 जनवरी 2021 से 170 दिन रहेगी। साल दूसरा था और साल दूसरा होता है। बीच में 31 मार्च आ जा रही है, हम लोग बीच में प्रीवियस ईयर की बातचीत कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में वो 1 अप्रैल को रही और 21 दिन जनवरी के, 28 दिन फरवरी का और मार्च का 31 दिन, टोटल 81 दिन ही होता है। इसमें आपका दोनों में आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, पर बी केयरफुल, ऐसा सिंपल कैलकुलेशन मत कर लेना कि वो इतना दिन रह रही है तो ये इसलिए ऐसा हो। वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा है। 81 दिन अलग साल में है, 90 दिन अलग साल में है। बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। ऐसे आपका आंसर इस हाल में करेक्ट है। वो 171 भी रहती तो भी आपका रिजल्ट नॉन रेसिडेंट का भी होता, पर ये मिस्टेक मत करना, हमको प्रीवियस ईयर वाइज नंबर ऑफ डेज चाहिए होता है। ध्यान रहेगा। थोड़ा सा आगे बढ़े सर, रेसिडेंट तो हम लोग तो समझ में आ गया। हमारा लॉ बोलता है, इनकम टैक्स लॉ बोलता है, अगर कोई बंदा रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा, अगर कोई बंदा रेसिडेंट इन इंडिया है, चाहे वो डीम्ड हो चाहे रेसिडेंट इन इंडिया हो, वो बंदे को हम लोग फर्दर सब क्लासिफाई करेंगे। ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। लो सर, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोलता है इसके लिए सेक्शन 6(6) में 2 कंडीशन दी है। सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 में 2 कंडीशन दी है, वो दोनों कंडीशन आपको फुलफिल करनी है। अगर ये दोनों कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट मान लिए जाओगे। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं करते हो तो आप नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मान लिए जाओगे। क्लियर है बात? यानी कि एक बंदा जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है वो सेक्शन 6(1) में की 2 में से एटलीस्ट 1 कंडीशन फुलफिल करता है, और सेक्शन 6(6) की 2 कंडीशन में से दोनों कंडीशन फुलफिल करता है। इतना अगर फुलफिल होता है तब वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया बनता है। अगर कोई बंदा 6(6) की दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है और सेक्शन 6(1) की कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है और वो डीम्ड भी नहीं हो रहा है, तो अरे सर उसको तो नॉन रेसिडेंट कह ही रहे ना। जो सेक्शन 6(1) की कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है और डीम्ड रेसिडेंट भी नहीं है, तो उसको तो नॉन रेसिडेंट कहते हैं। नॉन रेसिडेंट, ऑर्डिनरी नॉन रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्लासिफाई नहीं होता है। नॉन रेसिडेंट मतलब नॉन रेसिडेंट, चैप्टर क्लोज। ऑर्डिनरी रेसिडेंट अगर आप है तब आपको फिर से सोचना है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। आई बात समझ में? ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने के लिए सेक्शन 6(1) की 2 में से एटलीस्ट 1 क्राइटेरिया फुलफिल करनी है और सेक्शन 6(6) की दोनों क्राइटेरिया, दोनों कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है। सर कंडीशंस क्या है ये तो बताइए। एडिशनल कंडीशंस ऑफ सेक्शन 6(6), दोनों में से दोनों क्राइटेरिया आपको फुलफिल करनी है। बोलता है पहला कंडीशन ये है सेक्शन 6(6) की, पिछले 7 सालों में वो 730 या उससे ज्यादा दिन इंडिया में था क्या? जो हम लोग 4 साल का 365 कैलकुलेट किए थे ना, उसको 4 की जगह 7 साल निकालो। 4 की जगह 7 डेज तक, 7 साल का खींचो। 7 साल में वो 730 दिन इंडिया में मौजूद था क्या? सेक्शन 6(1) में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल करवा लो और ये क्राइटेरिया और चेक करो पिछले 7 सालों में 730 दिन इंडिया में मौजूद था क्या। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर 2021 के लिए 7 साल ही आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 साल वो कितना दिन इंडिया में मौजूद था, ये और कैलकुलेट करो। अगर ये जोड़ 730 दिन की आ जाती है, पहला क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया। बहुत ही सिंपल है सर। सर दूसरा क्राइटेरिया क्या है? बी केयरफुल, यहाँ एंड मतलब दोनों। दूसरा क्राइटेरिया है कि पिछले 10 सालों का उसका इतिहास निकालो। सर पिछला 10 साल मतलब 7 तो ये था ही, 3 और जोड़ दो, 12 13 11 12 10 11, ये 10 सालों में वो कितनी बार रेसिडेंट रहा है। खाली रेसिडेंट, ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी का मतलब नहीं, यानी कि सेक्शन 6(1) कितना साल सेटिस्फाइड किया है, ये कैलकुलेट कर लो। सर इस साल वो रेसिडेंट था सेक्शन 6(1) से 182 वाले से, इस साल सर 182 वाले से नहीं था पर 60 + 3 65 से था। सर इस साल नहीं था, इस साल था, ऐसे करके आप निकाल सकते, या दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर। आप
इनमें से इन 10 सालों में उसको कितनी बार आर यानी कि रेसिडेंट बनाओगे, सेक्शन 6(1) का कितना बार वो क्राइटेरिया फुलफिल किया, और फिर वो कितना साल उसका, अगर 2 से ज्यादा साल अगर उसने क्राइटेरिया फुलफिल किया है, देन हम लोग मानेंगे दूसरी क्राइटेरिया भी उसने फुलफिल किया है। सर बहुत आसान है ये, एकदम आसान। बस आपका कैलकुलेशन का जो दायरा है वो पिछले 10 साल तक बढ़ गया, नंबर ऑफ दिन गिनने का जो दायरा है वो 10 साल तक खींच गया, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या क्राइटेरिया है? पहला, 7 साल में 730 दिन, और पिछले 10 सालों में उसका रेसिडेंशियल स्टेटस, ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी नहीं, खाली सेक्शन 6(1) फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा, आइदर 1A या 1C या दोनों, उसको कितनी बार आर मिल रहा है। अगर 2 या 2 से ज्यादा बार उसको आर मिल रहा है 10 में से, तो हम लोग ये मानेंगे कि इसने दूसरी क्राइटेरिया भी फुलफिल कर ली। आई बात समझ में? अगर ये दोनों क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होती, तो हम उस बंदे को नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलेंगे। ठीक है, यानी कि एक इंडिविजुअल या तो आपका रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा। रेसिडेंट बनने के लिए उसको सेक्शन 6(1)A होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे सेक्शन 6(1)A या सेक्शन 6(1)C में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल करनी है। अगर दोनों भी कर सकता है, अगर रेसिडेंट बंदा फिर फर्दर सब डिवाइड होता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आई बात समझ में? अब जो एक्सेप्शन उन्होंने डाले थे ना कि डीम्ड रेसिडेंट मान लिया जाएगा, बात किया ना, इंडियन सिटीजन कहीं पर भी टैक्स नहीं दे रहा हो, 15 लाख रुपए से ज्यादा उसकी टोटल इनकम, उसके लिए क्या है? An individual shall be deemed to be resident but not ordinary resident in India if following conditions are satisfied। यानी कि अगर कोई बंदा सेक्शन 6(1)A की वजह से डीम्ड रेसिडेंट मान लिया जा रहा है, he is a citizen, वही क्राइटेरिया, he is a citizen of India, his income excluding income from foreign sources exceeds 15 lakh, he is not liable to tax in any other country, यानी कि वो डीम्ड रेसिडेंट अंडर सेक्शन 6(1)A की तरह ट्रीट किया गया था, वो बंदा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की तरह ट्रीट होगा, भले ही वो सेक्शन 6(6) फुलफिल कर रहा हो या नहीं कर, उससे मतलब दूसरा सेक्शन 6(6) चेक नहीं करना। अगर वो बंदा डीम्ड रेसिडेंट रहा है तो वो बंदा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की तरह ट्रीट होगा। दूसरा एक्सेप्शन याद है, बातचीत किया था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन विजिट पर्पस के लिए आता है, 15 लाख रुपए से ज्यादा उसकी इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्सेस का इनकम, याद है, 120 दिन या प्लस 365 दिन वो इंडिया में रहता है, मॉडिफाइड कंडीशन ऑफ सेक्शन 6(1)C इज एप्लीकेबल। अगर उस वजह से कोई बंदा रेसिडेंट बनता है तो वो बंदा भी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। समझ में आया? आगे बढ़े, एक एग्जांपल आपके सामने है, ABCD ये सारे अलग अलग बंदे हैं, इस बंदे का सिटीजनशिप फॉरेन का है, ही इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यस ये बंदा इंडियन ओरिजिन का है, इसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है क्या एक्सक्लूडिंग इनकम फॉरेन सोर्सेज, यस हाँ जी सर ज्यादा है। क्या ये दूसरे देश में टैक्स दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। कितना दिन इंडिया में रहा है? 30 दिन रहा है सर। स्टे इन इंडिया पिछले 4 सालों में इसका 380 दिन का रिकॉर्ड है। ड्यूअल कंडीशन फुलफिल कर रहा है क्या सेक्शन 6(6) की? नहीं कर रहा है। इसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा सर? सर अगर सिंपल बातचीत करें, पहला चेक करेंगे 182 दिन है क्या? नहीं है सर, वो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो खाली 30 दिन इंडिया में रहा। सर दूसरा क्राइटेरिया है 60 + 182 डे, 60 + 365, सर 60 दिन तो वो रहा नहीं। सर 120 दिन वाला एप्लीकेबल होगा कि 60 दिन वाला एप्लीकेबल होगा? सर 60 दिन का एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि ये इंडियन सिटीजन नहीं है, ये फॉरेन सिटीजन है, हैंस इसका रेसिडेंशियल स्टेटस नॉन रेसिडेंट। क्लियर है? नॉन रेसिडेंट भले ही 6(6) फुलफिल करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉन रेसिडेंट मतलब नॉन रेसिडेंट, ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी का कोई कंसेप्ट फिर नहीं आता। क्लियर है? दूसरा केस, सिटीजनशिप वो इंडिया का है, इंडियन ओरिजिन यस, टोटल इनकम उसकी 15 लाख से ज्यादा की है क्या? नहीं है सर। दूसरे देश में टैक्स दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। स्टे कितना दिन का? 30 दिन का, 380 दिन, यस सर।
182 दिन नहीं रह रहा है, 60 प्लस 365 एप्लीकेबल होगा कि 120 प्लस 365 एप्लीकेबल होगा? सर 60 प्लस 365 एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि दूसरी क्राइटेरिया जो है टोटल इनकम जो उसकी है वो 15 लाख से ज्यादा की नहीं है, हैंस उसका रेसिडेंशियल स्टेटस नॉन रेसिडेंट है। आई बात समझ में? तीसरा एग्जाम्पल, सिटीजनशिप उसकी इंडिया की है, इंडियन ओरिजिन का है क्या? हाँ जी है। उसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा की है? हाँ जी है। दूसरे देश में टैक्स दिया है क्या? नहीं दिया है। स्टे इंडिया में 30 दिन का है, प्रीवियस ईयर पिछले 4 सालों में 380 दिन रहा है, सेक्शन 6 क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है कि? हाँ जी कर रहा है। सर 182 दिन वाला तो नहीं है, सेक्शन 61C हमको चेक करना है, 60 प्लस 365 एप्लीकेबल होगा कि 120 प्लस 365 एप्लीकेबल होगा? सर कुछ एप्लीकेबल नहीं होगा, ये तो डीम्ड हो जाएगा। कैसे डीम्ड हो जाएगा सर? सेक्शन 61A क्या बोलता है? इंडियन सिटीजन? हाँ जी है। ठीक है, 15 लाख रुपए से ज्यादा उसकी इनकम है? हाँ जी। दूसरे देश में टैक्स दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। 182 160 कुछ भी फुलफिल कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, हैंस ये तो डीम्ड रेसिडेंट हो गया, सेक्शन 61A की पूरी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। सर फिर उसके साथ में ड्यूअल कंडीशन ऑफ सेक्शन 66 भी ये फुलफिल कर रहा है, लेकिन सर आपने तो अभी तो कहा था अगर वो डीम्ड रेसिडेंट माना जाएगा अंडर सेक्शन 61A तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की तरह ट्रीट होगा, भले ही वो 66 फुलफिल कर रहा हो या नहीं कर रहा, उससे कोई मतलब नहीं है, हैंसफोर्थ उसका रेसिडेंशियल स्टेटस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का रहेगा। आई बात समझ में? चौथा एग्जांपल, इंडिया का सिटीजनशिप है, इंडियन ओरिजिन भी है, 15 लाख से ज्यादा भी है, लायबल टू पे टैक्स इन अदर कंट्री? हाँ जी वो दे रहा है बच्चा, 30 दिन रहा, 380 दिन रहा। सर डिमिंग है नहीं, 60 प्लस 365 एप्लीकेबल होगा, जो कि फेल कर दे रहा है क्योंकि 30 ही दिन इंडिया में रहा है, हैंस फोर्थ इसका रेसिडेंशियल स्टेटस नॉन रेसिडेंट का है। कोई शक, कोई डाउट तो कमेंट में जरूर डालिएगा, I will try to provide solution to clarify your doubt. नंबर 5 सिटीजनशिप फॉरेन का है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? यस हाँ जी है। 15 लाख से ज्यादा की इनकम है? हाँ जी है। दूसरे देश में टैक्स दे रहा है? नहीं दे रहा है। स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 138 दिन रहा है, पिछले 4 सालों में 380 दिन रहा है, सेक्शन 66 की एडिशनल कंडीशन दोनों फुलफिल कर रहा है। सर ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, 15 लाख रुपए से ज्यादा इसकी कमाई है, दूसरे देश में टैक्स भी नहीं दे रहा है, तो मॉडिफाइड कंडीशंस ऑफ सेक्शन 61C एप्लीकेबल होगा, 120 प्लस 365 वाला क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगा, जो कि ये फुलफिल कर रहा है, 120 से ज्यादा हो गया, 138 दिन ये रहा है, ठीक है ना? तो ये रेसिडेंट तो है, ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है? सर इस टाइप के क्राइटेरिया से अगर कोई बंदा रेसिडेंट बन रहा है तो उस बंदे को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अभी तो हमने बातचीत किया था, सेक्शन 66 फुलफिल करो या नहीं करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ही विल बी टर्म्ड एज नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगला, फॉरेन का बंदा है, इंडियन ओरिजिन? यस। टोटल इनकम उसकी 15 लाख से ज्यादा है कि? हाँ जी हाँ है। दूसरे देश में टैक्स? नहीं। स्टे इन इंडिया 185 दिन, सर आगे जाना ही नहीं है, 185 दिन हमको इधर ही आंसर मिल गया, 182 दिन से ज्यादा है, रेसिडेंट है। सर रेसिडेंट जैसे ही बोलेंगे तो आपको चेक करना पड़ेगा ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है। सर ड्यूअल कंडीशन फुलफिल कर रहा है क्या? हाँ जी कर रहा है, यस लिखा है, दोनों क्राइटेरिया और फुलफिल कर रहा है, तो ये रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया मान लिया जाए। क्लियर है? अगला, इंडिया, इंडियन ओरिजिन? यस। 15 लाख से ज्यादा है? नहीं है। लायबल टू पे टैक्स इन अदर कंट्री? नहीं। स्टे इन इंडिया 85 दिन इंडिया में रहा है और पिछले 4 सालों में 380 दिन रहा है, और ड्यूअल कंडीशन फुलफिल कर रहा है क्या? हाँ जी कर रहा है। सर इसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा की नहीं है, ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडियन ओरिजिन और सिटीजन भी है इंडिया का, इंडिया में विजिट पर्पस के लिए आया है, 60 प्लस 365 वाली क्राइटेरिया ही एप्लीकेबल नहीं होगी, उसको 182 दिन इंडिया में रहना चाहिए था,
नहीं रहा है, हैंस इसकी रेसिडेंशियल स्टेटस नॉन रेसिडेंट की रहेगी। लास्ट वन, फॉरेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है, इसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा की है क्या? नहीं है। दूसरे देश में टैक्स दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। 85 दिन इंडिया में रहा है, 60 से ज्यादा हो गया पिछले 4 सालों में 380 दिन, 60 से ज्यादा 365 से ज्यादा, 365 से भी ज्यादा, 60 से भी ज्यादा, हैंस सेक्शन 61C वो फुलफिल कर रहा है। सेक्शन 61C फुलफिल होते ही वो रेसिडेंट हो गया, साथ में ड्वेल कंडीशंस और फुलफिल कर रहा है, हैंस इसका रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सर ये और इसमें जी और एच केस में डिफरेंस क्या? वो दोनों ही तो मोटा मोटी सेम ही है। सर एक डिफरेंस है, यहाँ पे 85 दिन रहा है, यहाँ पर भी 85 दिन रहा है, तो अंतर क्या? बी केयरफुल, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या फिर इंडियन सिटीजनशिप के लिए एक एक्सेप्शन है कि अगर वो विजिट पर्पस के लिए इंडिया में आते हैं तो सेक्शन 61C इज नॉट एप्लीकेबल। 60+1 365 वाला जो क्राइटेरिया वो एप्लीकेबल ही नहीं, सिंस वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या फिर इंडियन सिटीजन है, वो विजिट पर्पस के लिए इंडिया में आए 85 दिन के लिए, उनका 15 लाख से ज्यादा भी जा नहीं रहा, 15 लाख से ज्यादा जाता इनका तो आपका 120 दिन के साथ वो एप्लीकेबल हो जाता, पर वो भी नहीं हो रहा है, तो इसके लिए ये सेक्शन 61C यहाँ फुलफिल एप्लीकेबल ही नहीं है। आपको 182 डेज चेक करना चाहिए था, जो कि नहीं है, हैंसफोर्थ ये नॉन रेसिडेंट। पर इस केस में, लास्ट वाले केस में, ये बंदा फॉरेनर है और इंडियन ओरिजिन भी नहीं है, सेक्शन 61C एप्लीकेबल होगा विथ 60 एंड 365 डेज क्राइटेरिया, जो कि वो फुलफिल कर रहा है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर डालें। चलिए अगला एग्जांपल, मिस मोनिका, a foreign national, comes India every year for 90 days since 2005-6. Determine her residential status for the previous year 2021. तो बता सकता है कितना जन कैलकुलेशन करना चालू किए हैं, कितना सेकंड्स के अंदर इसका आंसर दे सकते हैं? मैं एकदम सिंपल एक लाइन आंसर एकदम एक झटके में दे सकता हूं सर। शी इज ए नॉन रेसिडेंट। कैसे? पहला सेक्शन 61A ये फुलफिल कर रही है क्या? नहीं कर रही है, 182 दिन या उससे ज्यादा दिन नहीं। सर 60+365 डेज एप्लीकेबल होगा क्या? हाँ जी, ये तो फॉरेन नेशनल है, एकदम एप्लीकेबल होगा। जितने भी एक्सेप्शन है इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के ऊपर एप्लीकेबल है। लेकिन ये 60 दिन तो इस प्रीवियस ईयर में रह ली, 60 या उससे ज्यादा दिन तो रह ली, लेकिन पिछले 4 साल में 90 गुना 4 करते हैं 360 ही दिन होता है, 365 से कम। Henceforth, her residential status is non-resident. आई बात समझ में? मैं थ्योरी पढ़ नहीं रहा हूं। Will your answer differ if she comes India for 100 days instead of 90 days every year? कितना जन का आंसर आ गया फटाफट? कितने जन ने खाली आंसर यही निकाला कि वो रेसिडेंट मान ली जाएगी? आपका अधूरा है आंसर। रेसिडेंट तक तो आप पहुंच गए, क्योंकि 100 गुना 4 किया आपने, 400 हो गया, 365 से ज्यादा हो गया, तो आप बोलोगे 60 डेज प्लस 365 वाली क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है, हैंस शी इज अ रेसिडेंट इंडिया। लेकिन यहाँ पर अगर किसी ने अपना आंसर स्टॉप कर दिया तो वो गलत ही कर दिया। जैसे आप बोलोगे कि शी इज अ रेसिडेंट इन इंडिया, तो आपको ये बताना पड़ेगा वेदर शी इज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। जिसने अपना आंसर में ये इंक्लूजन नहीं किया है वो उसका आंसर अधूरा है। अब बताइए आप, ये ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है? सर उसके लिए तो पिछले 10 साल का कैलकुलेशन करना पड़ता है। अरे सिंपल है भाई, 100 गुना 7 करो, 700 दिन ही होता है, 730 दिन नहीं होता। हैंस वो सेक्शन 66 की दोनों में से एटलीस्ट एक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रही, यानी कि सेक्शन 66 उसका फुलफिल नहीं होता, क्योंकि सेक्शन 66 की दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करनी होती है एक बंदे को ऑर्डिनरी बनने के लिए, जो कि वो पहला क्राइटेरिया इसका फेल हो गया। Hence, she is not ordinary resident in India. आई बात समझ में? तीसरा केस, will your answer differ if she comes India for 110 days instead of 90 days every year? कितना जन कैलकुलेशन करने लग गए? सिंपल सा कैलकुलेशन सर,
110 गुना 7 करते हैं तो ये तो पार हो गया 770। पिछले 10 साल के सर जिस हिसाब से जिस लॉजिक से इस साल ये रेसिडेंट बन रही है 60+3 65 के लॉजिक से, तो हर साल पिछले 10 सालों में वो क्राइटेरिया तो उसका फुलफिल हो ही रहा है। यानी कि लास्ट हर साल में 10 पिछले एटलीस्ट 10 इयर्स में तो उसको 10 में से 10 बार आर मिलेगा, रेसिडेंट मिलेगा। हैंस शी इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। ध्यान रहेगा। आगे बढ़ रहे determination of residential status of HUF, section 6 subsection 2। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को दो हिंदू अनडिवाइडेड लाइक एन इंडिविजुअल HUF भी आपका आइदर रेसिडेंट होगा या फिर नॉन रेसिडेंट। एंड अगेन रेसिडेंट HUF नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में क्लासिफाई होगा। क्या क्राइटेरिया है? बोलता है HUF तो कोई फिजिकल पर्सन तो है नहीं, जीता जागता ह्यूमन बीइंग तो है नहीं कि जिसको आप कहीं पर रखोगे या रहेगा स्टे करेगा। बोलता है कि HUF के लिए अगर वो HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स होली और पार्टली इंडिया में लोकेटेड है तो उस HUF को हम लोग रेसिडेंट बोलेंगे। सर HUF को कंट्रोल एंड मैनेज कौन करता है? उसका करता जाता है। अगर वो बंदा इंडिया में लोकेटेड है होली और पार्टली, चाहे 1 दिन या 100 दिन या 300 दिन, वो बंदा वो HUF रेसिडेंट मान लिया जाएगा। अगर उस किसी HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउट ऑफ इंडिया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो उसको हम लोग नॉन रेसिडेंट HUF बोलेंगे। आई बात समझ में? रेसिडेंट HUF किसको बोलेंगे? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स wholly or partly located in India, then that HUF shall be termed as a resident in India. Otherwise, that HUF is termed as a non-resident in India. एक HUF अगर रेसिडेंट है तो उसको ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी में आपको फर्दर क्लासिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए बोलता है कि आप HUF के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर वो करता, अगर उस HUF का करता सेक्शन 6 की दोनों कंडीशन फुलफिल कर देता है, अगर कोई करता सेक्शन 6 की दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो वो HUF जो कि रेसिडेंट है वो भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट मान लिया जाएगा, अदरवाइज नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मान लिया जाएगा। यानी कि कर्ता का पिछला 10 सालों का जो इतिहास रहा है वो आपके लिए यहां जानना जरूरी है। एक कर्ता हो सकता है कि पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में नॉन रेसिडेंट हो पर वो अपने HUF को ऑर्डिनरी रेसिडेंट बना सकता है, क्योंकि हो सकता है वो 6 की क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा हूं। यहाँ ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेक्शन 6(1)(a) भी होना चाहिए और सेक्शन 6 भी होना चाहिए, ऐसा नहीं। सेक्शन 6 की खाली कंडीशन वो दोनों क्राइटेरिया जो है 730 दिन प्लस वो 10 में से 2 साल रेसिडेंट वाली, अगर ये दोनों क्राइटेरिया अगर वो फुलफिल करता है ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर तो एक रेसिडेंट HUF वो हम लोग ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया बोलेंगे, अदरवाइज नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। आगे बढ़े। इस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में कर्ता कितना दिन इंडिया में रहा वो ज्यादा जरूरी नहीं है। रेसिडेंट बनने के लिए और कंट्रोल एंड मैनेजमेंट से हो जाएगा, 1 दिन से भी हो जाए, बट ऑर्डिनरी बनने के लिए कर्ता का पिछले 10 साल का इतिहास आपको जानना ज्यादा जरूरी है। डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए कंपनी। कंपनी को यहाँ पे ये लोग 2 हिस्सों में तोड़ता है, इंडियन कंपनी और अदर कंपनी। इंडियन कंपनी मतलब जो कंपनी हमारे इंडियन कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है उसको हम लोग इंडियन कंपनी। कोई भी इंडियन कंपनी आप आंख बंद कर लीजिए, कह दीजिए दैट कंपनी शुड बी ट्रीटेड एज अ रेसिडेंट इन इंडिया। इंडियन कंपनी विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इन इंडिया। अदर कंपनी के लिए बोलता है, नॉन इंडियन कंपनी के लिए बोला जा रहा है कि अगर उसका प्लेस ऑफ अफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया में लोकेटेड है तब वो अदर देन नॉन इंडियन कंपनी शैल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इन इंडिया। अगर प्लेस ऑफ अफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में लोकेटेड नहीं है देन वो कंपनी नॉन रेसिडेंट मानी जाएगी। ध्यान रहेगा, इंडियन कंपनी बाय डिफॉल्ट रेसिडेंट इन इंडिया है, अदर देन इंडियन कंपनी
प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया में लोकेटेड है तो वो रेसिडेंट है, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मींस a place where key management and commercial decisions that are necessary for the conduct of the business of an entity as a whole are in substance made। जहां पे अगर नक्सल में अगर छोटे अगर कॉमन सेंस में बातचीत करें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जहां मिलते हैं, मीटिंग होती है, उसको आप कह सकते हो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, क्योंकि कंट्रोलिंग वहीं से होती है। अगर वो इंडिया में लोकेटेड है तो आप वो नॉन इंडियन कंपनी जो है वो रेसिडेंट इन इंडियन मानी जाएगी, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। सर फिर कंपनी का भी ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी, रेसिडेंट कंपनी अगर है तो उसका ऑर्डिनरी नहीं सर, कंपनी का ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी नहीं होता है, खाली ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी इंडिविजुअल और एचसीएफ में ही होता है। बाकी सब जितने भी पर्सन है उसका सिर्फ दो ही क्लासिफिकेशन है, रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट, ध्यान रहेगा। फर्म और उसके अलावा जितने भी पर्सन है, रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली अगर इंडिया में लोकेटेड है तो आप रेसिडेंट हो, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। आई बात समझ में? अभी तक हमने किया है इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस, एचसीएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस, कंपनी का और बाकी अदर्स पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन होता है। यहाँ पर हमने पहला ऑब्जेक्ट जो हमारा था वो हमारा कंप्लीट हुआ। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी संशय हो तो आप कमेंट में डालिए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिजॉल्व योर क्वेरी। अब हमको समझना है उसका दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस का टोटल इनकम के कंप्यूटेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स, देखो इसको ज्यादा दिमाग ना लगाओ। पहला चीज एकदम सिंपल तरीके से सोचो, अगर कोई बंदा ऑर्डिनरी रेसिडेंट है ना, पहले थंब रूल कुछ समझ लो, अगर कोई बंदा ऑर्डिनरी रेसिडेंट है ना तो जुपिटर ग्रह से भी अगर इनकम कमाएगा ना उसको इंडिया में टैक्स देना है। समझिए मेरी बात। अगर कोई बंदा ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो वो बंदे को अगर वो जुपिटर से भी इनकम अर्न कर रहा है तो उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, पहला थंब रूल। दूसरा पर्सन के लिए अगर कोई इनकम का जो लैग है, दो ट्रांजेक्शंस, एक इनकम जनरेट के हम लोग मानते हैं दो लैग होते हैं, हर आदमी के दो पैर होते हैं, वैसे इनकम के भी दो लैग होते हैं। एक तो होता है अक्रूवल और दूसरा होता है रिसीट। अगर सपोज आपकी हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ रही है या फिर आप कहीं से सैलरी से इनकम जनरेट कर रहे हो, सपोज आप इंडिया में किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हो, तो हम लोग आपकी इनकम एक्रूअल कहां से हो रहा है? इंडिया से हो रहा है। पर आप बोलते हो कि हम तो फॉरेनर है, हमारा जो बैंक अकाउंट हमारा इंडोनेशिया में, उसमें आप डायरेक्ट डिपॉजिट कर दीजिए, पर रिसीट कहां हो रहा है? आपको इंडोनेशिया में। बोलता है कि इनकम के दो लेग होते हैं, एक एक्रूअल और एक होता है रिसीट। एक रिसीट और एक एक्रूअल, इन दोनों में से कोई भी एक लेग अगर इंडिया में है वो इनकम हर आदमी के हाथ में टैक्सेबल होगी, व्हाट एवर बी द रेसिडेंशियल स्टेटस। दो थंब रूल पहले आपको समझना है। पहला थंब रूल, अगर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो आप जुपिटर ग्रह में भी बैठ के अगर इनकम कर रहे हो तो उसके ऊपर टैक्स आपको इंडिया में देना पड़ेगा। दूसरा थंब रूल ये है, इनकम की दो लैग, एक्रूअल या रिसीट, इन दोनों में से कोई भी एक लैग अगर इंडिया में है तो आपको चाहे कोई भी रेसिडेंशियल स्टेटस हो, आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। बाकी का एक आध जो एक्सेप्शन है वो बातचीत कर लेंगे। आई बात समझ में? दो थंब रूल पहले आप हमेशा दिमाग में बैठाइएगा, सोचने ही नहीं है। अगर आप ऑर्डिनरी है, जुपिटर में भी इनकम है, इंडिया में टैक्स दीजिए। अगर दो लेग में से कोई भी एक लेग अगर इंडिया में है, इंडिया में हुआ है, तो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस चाहे कुछ भी हो, आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। आई बात समझ में? कुछ बातचीत अब थ्योरेटिकली कर लेते हैं। इनकम आइदर accrued or deemed to be accrued or received or deemed to be received in India। हम तो
बोला था ना, कोई भी लैग अगर इंडिया में हो रहा है, चाहे अक्रूवल का लैग चाहे रिसीट का लैग, इन दोनों में से कोई भी एक लैग अगर इंडिया में है या दोनों ही लैग इंडिया में है, तो आपको सोचना ही नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया, चाहे ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉट ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन रेसिडेंट। इनकम अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड इन अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, बस एक यही आपको एक्सेप्शन ध्यान में रखना है, जो कि नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट में डिफरेंस करता है। इनकम अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड इन अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, एक ऐसे बिजनेस या एक ऐसे प्रोफेशन से आपको इनकम हो रही है जो कि इंडिया में सेटअप है, पर आपका इनकम जो है वो अक्रू या रिसीट बाहर हो रहा है। बिजनेस इंडिया का है पर आप बाहर रह रहे हो, आपको इनकम बाहर मिल रही है। अगर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो सोचना ही नहीं है, टैक्सेबल होना ही है। नॉन रेसिडेंट है तो टैक्स नहीं देना क्योंकि आप तो बाहर के बंदे हो। लेकिन ये जो बीच वाला जो बंदे हैं नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अगर वो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल्ड हो रहा है, आप भले ही नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। बस एक यही आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। Income accrued and received outside India from a business controlled in a profession set up in India, it will be taxable in hands of not ordinary resident too. रेसिडेंट में तो सोचना ही नहीं है, जुपिटर से भी इनकम होगा तो आपको टैक्स देना है। नॉन रेसिडेंट में इन दो में से कोई भी एक लेग अगर इंडिया में नहीं है तो टैक्स नहीं देना है। इनकम accrued and received outside India from a business controlled profession set up outside India, अब इनकम accrual भी बाहर हो रही है, रिसीट भी बाहर हो रहा है, और वो बिजनेस जो जिससे आपको इनकम हो रही है वो भी इंडिया के बाहर से ही कंट्रोल हो रहा है, या सेटअप भी आपका बाहर ही है। ऑर्डिनरी के लिए सोचे ही नहीं, टैक्स देना ही है। नॉट रेसिडेंट को देना नहीं है, नॉट ऑर्डिनरी को भी यहाँ पे इस सिचुएशन में टैक्स नहीं देना है। इनकम अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, इसका सोचना ही नहीं है। ऑर्डिनरी के लिए तो टैक्सेबल है, बाकी के लिए टैक्सेबल नहीं है। क्लियर है ये बात? दो थंब रूल है। पहला, अगर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, अगर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो जुपिटर ग्रह से भी अगर आपकी कमाई हो रही है, यू आर लायबल टू पे टैक्स इन इंडिया। दूसरा थंब रूल ये है, इनकम के दो में से कोई भी एक लेग अगर इंडिया में रहा है या दोनों ही रहा है तो आपको इंडिया में टैक्स देना है, नहीं तो नहीं देना है। उसका खाली एक एक्सेप्शन है, अगर बिजनेस कंट्रोल्ड और सेटअप प्रोफेशनल जो सेटअप है वो इंडिया में रहा है और एक नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को इनकम बाहर मिल रही है तो वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। इसके अलावा और कुछ भी आपको दिमाग में पूरा बात एकदम आपको क्लियर होगी। एक एग्जांपल आपके सामने है। Ram provides following details of his income. Calculate the income which is liable to be taxed in India for the assessment year 21-22, assuming that he is ordinary resident, not ordinary, and he is a non-resident. कुछ इनकम की लिस्ट दी हुई है, अगर बातचीत कर लें तो फटाफट हो जाएगा। सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम ए फॉर्मर एम्प्लॉयर ऑफ यूके। सर बाहर के बंदे के लिए तो सोचना ही नहीं है, यहां से इजी रहेगा। Salary received in India, sorry, वहां पे कुछ मिसिंग था। Salary received in India from a former employer of UK. सर इंडिया में रिसीट हुई है, कुछ ना दिमाग लगाओ, सबके हाथ में टैक्सेबल होगा। 140, 140, 140 बात किया था ना कि दो लेग में से कोई भी एक लेग, रिसीट वाला लेग तो इंडिया में हुआ। Salary received in India. Income from tea business in Nepal being controlled from India. ऑर्डिनरी के लिए तो सोचना ही नहीं है, सब टैक्सेबल है सर। नॉट ऑर्डिनरी के लिए बातचीत की थी, यही एकमात्र एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है जहां पे नॉट ऑर्डिनरी को टैक्स देना है। नॉन रेसिडेंट सिंस कोई भी लेग इंडिया में नहीं है तो टैक्स नहीं देना है। इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट इन कनाडा, 1/3 रिसीव्ड इन इंडिया एंड 2/3 रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। ऑर्डिनरी के लिए तो सोचिए ही मत सर, हर हाल में टैक्सेबल है, चाहे 1/3 हो चाहे 2/3 हो। बाकी जो रिसीव्ड इन इंडिया हुआ है वो दोनों के लिए टैक्सेबल होगा, दोनों बाकी पोर्शन जो है वो टैक्सेबल नहीं होगा। प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस इन मुंबई कंट्रोल्ड फ्रॉम यूके। सर प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई, मुंबई में बिजनेस है सर, 1 लाख तो इंडिया में हुआ ना, अक्रूड फ्रॉम इंडिया।
हर हाल में टैक्सेबल होगा, सबके लिए टैक्सेबल। पास्ट प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन टोक्यो रेमिटेड टू इंडिया, सर ये तो पुराना प्रॉफिट है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट थोड़ी है, इसलिए ये किसी के भी हाथ में टैक्सेबल नहीं। जिस साल हुआ होगा उस साल टैक्सेबल हो गया होगा, इस साल तो अब तो ये पुरानी इनकम को अगर हम इंडिया में लेकर भी आए तो वो इंडिया में थोड़ी टैक्सेबल हो जाएगी। हमको तो इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर को टैक्सेबल करना ना। इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन इंडिया बट रिसीव्ड इन यूएसए, सर प्रॉपर्टी तो इंडिया में लोकेटेड है, इनकम अक्रूवल तो इंडिया से हो रहा है, 8 लाख तो इंडिया में है, चाहे रिसीट कहीं पर भी हो, हर हाल में टैक्सेबल तीनों कैटेगरी के बंदे के लिए होगा। इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन लंदन बट रिसीव्ड इन दिल्ली, सर रिसीट वाला पोर्शन जो लैग है वो इंडिया में है, तीनों कैटेगरी के लिए टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन लंदन बट रिसीव्ड इन कनाडा, सर ये तो इंडिया के बाहर ही है दोनों लैग, प्रॉपर्टी भी बाहर और आपका रिसीट भी उस इनकम का बाहर है। लेकिन सर आप बोले थे ऑर्डिनरी रेसिडेंट का इनकम तो चाहे जुपिटर पे भी होगा उसको टैक्स देना पड़ेगा, ऑर्डिनरी के लिए लायबल है, बाकी के लिए नहीं है। इनकम फ्रॉम ए बिजनेस इन जाम्बिया बट कंट्रोल्ड फ्रॉम टर्की, सेम, ऑर्डिनरी के लिए लायबल है, बाकी के लिए नहीं है। क्लियर है? हमारे दोनों ऑब्जेक्ट्स जो रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर के लिए थे वो हमने पढ़े हैं। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में डालिए। 24 मैं तुरंत तो नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी आपको मैं आपके क्वेरीज का, आपको डाउट्स को क्लियर करने का 100% ट्राई करूंगा। उसके साथ ही मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो आप चैनल है टैक्स पॉइंट इंडिया, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलरली इसमें इनकम टैक्स के पूरा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। साथ में एक साइट का नाम मैं आपको दे रहा हूं, ये भी हमारी साइट है ecoursepoint.com। आप चाहे तो उधर जाके एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस आंसर को आप सॉल्व कर सकते हैं, अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ साथ में संग संग आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। और सबसे पहले टैक्स पॉइंट इंडिया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज योर कमेंट, यू आर वेलकम, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू।